गुड मॉर्निंग फ्यूचर रिक्रूट्स ऑफ लबासना। तो कैसे हैं आप सब? सुनने में मज़ा आया? बहुत मज़ा आएगा जब आप बन जाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब बनो। ये वो चीज़ है जिसे अचीव करना इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एनी वन, फॉर मतलब दुनिया का थर्ड टफेस्ट एग्जाम है। उस चीज़ को अचीव करना बहुत मज़ा आने वाला है। बट सबसे पहले उससे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है, हम लड़ने जा रहे हैं और लड़ने के लिए हमें जो हथियार चाहिए उसमें सबसे पहले आता है हिंदू। हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें जो एडिटोरियल आता है उसे तो हम मिलके एडिटोरियल को डिकोड करेंगे आज। एंड ठीक है, देखते हैं आज के एडिटोरियल में क्या क्या है। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है H1N1 वैक्सीन के ऊपर है। इसमें अभी रिसेंट केसेस ज़्यादा हुए हैं, मतलब जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए ऊपर बताएगा कि क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एडिटोरियल हिंदू ने डाला है। उसके बाद में हिंदू के ओपिनियंस में दो ओपिनियंस हैं। पहला है डिजिटल ट्रेड गेम्स। अभी आरकैप और एशियान, इनके बीच में एक मीटिंग होने वाली है हैदराबाद के अंदर। उस मीटिंग में ई कॉमर्स के ऊपर एक टॉपिक पे फोकस होगा। तो उसके ऊपर ये टॉपिक है कन्नड़ फ्लैग एट सटेरा। इसके अंदर क्या है कि कन्नड़ ने अपना एक अलग से फ्लैग निकाला है, ठीक है, और उसके ऊपर एक है। इसके बाद में लाइव मिनट का है जिसमें इंडिया फेस ऑफ विद चाइना। इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। और जो मुहावरा बहुत बहुत टाइम से चल रहा है कि दे देखो मुंह में राम और बगल में छुरी वाला सीन है, ठीक है। तो विदाउट गेटिंग एनी मच डिलेस लेट्स स्टार्ट। एडिटोरियल। द H1N1 वैक्सीन, स्वाइन फ्लू के कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे शो किए गए हैं। आप जाके इस पीपीटी को एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में एक currentaffairs.com पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इस पर कुछ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है। इट्स जस्ट फॉर द फैक्ट कि स्वाइन फ्लू होता क्या है और क्या सीन है इसका। ये भी वही चल रहा है। इसके बाद में ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो एडिटोरियल है ये किस कॉन्टेक्स्ट पे बना हुआ है। तो इसका एक है कि H1N1 वायरस की वजह से डेथ का जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें कई केसेस हैं। और उनमें से इस साल 12,500 लोग हैं, 12,500 पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड विद द इन्फ्लुएंजा ए वायरस H1N1, जिसमें से 600 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ इकलौता महाराष्ट्र के अंदर 284 डेथ्स हैं, which by itself is much more than total mortality rate figure of 265 in the country as a result of H1N1 in 2016। 2016 के अंदर पूरी कंट्री में 265 डेथ्स हुई थी H1N1 से, जबकि इस साल महाराष्ट्र के अंदर 284 डेथ्स हैं। तो आप देख सकते हो कि कंपैरिजन का लेवल कहाँ जा रहा है। महाराष्ट्र में और भी केसेस हो सकते थे, बट वहाँ पे अवेयरनेस बेटर है और वहाँ का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो भी पहले से ज़्यादा सही किया गया है, इसीलिए जो डेथ्स हैं वो 284 पे ही रह के रुक गई हैं। अब जो केसेस आए हुए हैं कि द होल जीनोम सीक्वेंस कैरिड आउट बाय पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने एक स्टडी की है जिसमें देखा गया कि जो H1N1 वायरस है हैज़ नॉट अंडरगोन एनी सिग्निफिकेंट म्यूटेशन। होता क्या है कि कोई वायरस होता है, आप उसके ऊपर वैक्सीनेशन लगाते हो तो एक टाइम पे के बाद में वो उस वैक्सीनेशन के अगेंस्ट चला जाता है, मतलब उस वैक्सीनेशन का उस वायरस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। H1N1 भी ऐसा ही है, इसमें भी म्यूटेंट्स रहते हैं बट एक स्मॉल लेवल पे आते हैं, एक बड़े लेवल पे आते हैं। पर जिस लेवल का म्यूटेशन ऐसा हो जो वैक्सीन को सपोर्ट ही ना करे, जो वैक्सीन को लेना हो, वैक्सीन को बिल्कुल कोई असर ना करे वैक्सीन का, इस तरह का म्यूटेशन अभी तक नहीं आया है। द वायरस हैज अंडरगॉन पॉइंट म्यूटेशन। ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है ये स्मॉल म्यूटेशन होता है विच इज नॉर्मल एंड इट रिफ्लेक्ट्स इट्स एवोल्यूशन। इससे पता लगता है कि जो वायरस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे वो एक अपने आप को जवानी में जा रहा है ये। बट दिस हैज नो को रिलेशन विद द वेरलेंस वॉट एवर। वेरलेंस का एक मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे चले जाना, तो ऐसा कुछ अभी तक इस वायरस में नहीं हुआ है। उसके बाद में जो बात कही गई है वो ये है कि कैलिफोर्निया स्ट्रेन, ये पहला वायरस 2009 में H1N1 के अंदर आया था। कि H1 एक वायरस है, जब ये बड़ा हो जाता है तो इसका जो नाम होता है वो कैलिफोर्निया स्ट्रेन होता है। कैलिफोर्निया स्ट्रेन उसी वायरस को कहा जाता है। ये 2009 में था, बट पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये जब अपनी यूथ स्टेज में आया तब ये मिचिगन स्ट्रेन के नाम से हुआ। सिर्फ पॉइंट नॉर्मल था है मिचिगन स्टेट। अभी इंडिया में जो H1N1 वायरस जो फैला देखा जा रहा है वो कैलिफोर्निया स्ट्रेन और मिचिगन स्ट्रेन दोनों का दोनों ही हैं। This year surveillance revealed that H1N1 virus was found in India is only the Michigan state, but this year यानी 2017 में जो H1N1 का वायरस वो है वो सिर्फ मिचिगन स्ट्रेन का है, इसमें कैलिफोर्निया स्ट्रेन नहीं है। व्हाट नीड टू बी डन, अब इस चीज के लिए क्या किया गया है? तो द गवर्नमेंट ने
द ड्रग जो ड्रग रिक्वायर्ड है H1N1 के अगेंस्ट में, उसको शेड्यूल 10 से शिफ्ट करके शेड्यूल H1 में शिफ्ट कर दिया है। टाइमली डायग्नोसिस इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अगर कोई किसी को वायरस हो जाता है या फिर आप उस एरिया में रहते हो जहाँ पे वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ अगर आप टाइमली डायग्नोसिस करवाते हो अपने आप का, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो एक प्रिवेंटिव मेजर है अपने आप का कि और इजी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस मोर्टेलिटी। आप उस एरिया में हो, चलो ठीक है, आपने अपना टाइमली डायग्नोसिस करवा लिया, बट अगर आपको बीमारी लग गई हो, उसके लिए वो जो वैक्सीन अवेलेबल है, वो रिक्वायर्ड वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाएगा। तो टाइमली डायग्नोसिस, सेकंड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस चीज को H1N1 के फैलाव को रोकने के लिए। इट कुड ऑल्सो पोटेंशियली इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस सेटिंग इन अर्लियर। There are 42 laboratories providing diagnostic service across the country. पूरे इंडिया के अंदर only 42 laboratories are there जो कि H1N1 की डायग्नोस्टिक कर सकती हैं। तो हमें उस चीज़ को बढ़ाना जरूरी है, ताकि अगर ये पहला कहीं टाइमली डायग्नोसिस के लिए जो लेबोरेटरीज चेक करेंगे वो यहीं से आएंगे, तो इसलिए 42 लेबोरेटरी से हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। सब्सटेंशियल स्टेप, अब इसमें जो बहुत ही सब्सटेंशियल स्टेप लेना चाहिए, that government must urgently frame a national policy for influenza immunization, जिसकी पहली डिमांड है टू हैव अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा ऑन द वल्नरेबल पॉपुलेशन। किस पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा ऐसा एरिया है या कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको ये सबसे ज्यादा फैला होता है, मतलब उसके अंदर ऐसी कोई कमजोरी उनकी बॉडी के अंदर कि वो H1N1 वायरस है जो मैक्सिकन स्ट्रेन है, उसको रिपेल नहीं कर पाता, उसको उससे लड़ नहीं पाता और इजीली अंडरगो हो जाता है। सेकेंडली, वैक्सीनेटिंग हेल्थ केयर वर्कर्स हु कम इन कॉन्टेक्ट विद हाई रिस्क पेशेंट्स शुड बी प्रायोरिटी। मतलब जिनको H1N1 वायरस लग चुका है और वो एक हाई लेवल पे है, उनके साथ में जो नर्सेज उनकी हेल्प करती हैं, उनका वैक्सीनेशन रेगुलर होना चाहिए, ताकि वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैले ना। उसके बाद में जो एडिटोरियल हमारे पास आया है द हिंदू का, उसके बाद उसमें है डिजिटल ट्रेड गेम्स। ये एडिटोरियल मैंने अभी अपन इस पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये रीजनल न्यूज के अंदर, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रीटी, ये एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हैदराबाद में मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर होगी, जिसमें ई कॉम विल बी टॉपिक ऑफ फोकस, ई कॉमर्स विल बी द टॉपिक ऑफ फोकस। अब डिजिटल ट्रेड इतना हिट क्यों है कि इतने बड़े लेवल पे इतनी कंट्रीज आपस में बात करें, तो उसमें ई कॉम पे ही फोकस क्यों, ई कॉम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मतलब इस चीज पे फोकस क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि डिजिटल ट्रेड, international trade in which the internet and internet based technologies play a significant role in ordering, producing और delivering products and services। आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिजिटल ट्रेड जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब बहुत ही ज्यादा उसका शेयर है मार्केट के अंदर, तो इसीलिए डिजिटल ट्रेड पे फोकस किया जा रहा है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इट इज द प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एशियन इंक्लूडिंग इंडिया के बीच में, 10 मेंबर्स के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नेगोशिएशन वर फॉर्मली लॉन्च इन नवंबर 2012 एट द एशियन समिट इन कंबोडिया। कंबोडिया में एशियन की समिट हुई थी, वहां पे जाके इसका नेगोशिएशन हुआ था कि हम ये जो RCEP है उसे लाना चाहते हैं। द एग्रीमेंट इज शेड्यूल्ड टू बी फाइनलाइज्ड बाय द एंड ऑफ 2017। 2012 में ये स्टार्ट हुआ था, 2017 में ये खत्म, मतलब इसका जो नेगोशिएशन वो खत्म हो जाए, फाइनल एक्टिव में आ जाए, एक्टिव हो जाएगा ये। RCEP इज अल्टरनेटिव टू TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो पैसिफिक साइड पे हो रहा है उन कंट्रीज के बीच में है, उसमें इंडिया और चाइना को एक्सक्लूड किया गया है। तो RCEP उसी के ऐसे मान लो उसी के वर्सेस में है। तो वहां क्या है, यहाँ पे इंडिया चाइना नहीं है, जबकि RCEP में इंडिया और चाइना दोनों हैं। डिजिटल ट्रेड कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया इसका शेयर बहुत ज्यादा है, बट इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो हैं, द कंट्रीज नेगोशिएटिंग ऑन सेवरल इश्यूज आर नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट द इश्यूज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। डिजिटल ट्रेड अ मिसनोमर, तो ये बोला जा रहा है कि डिजिटल ट्रेड एक सपना सा है, हकीकत में होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा उसके ऊपर है। तो उसके बाद ये है कि द कंट्रीज नेगोशिएटिंग ऑन सेवरल इश्यूज आर नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट द इश्यूज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। मतलब जो हकीकत में जो कोर चीज है उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा, मतलब अल्टरनेटिव चीजों पर डिस्कशन हो रहा है, जो पेरिफेरी में जो चीजें हैं उन पर बातें हो रही हैं, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पर कोई बात नहीं कर रहा।
द डिस्कशन इज प्लेसिंग ग्रेट लिमिटेशन डिजिटल पॉलिसी मेकिंग। इसकी वजह से जो पॉलिसी बननी चाहिए कि हाँ इन 10 कंट्रीज के बीच में 11 कंट्रीज के बीच में जो पॉलिसी बनेगी कि हाँ भी इस तरह से हमारा डिजिटल ट्रेड होगा, इस तरह से हमारा ई कॉम सेक्टर बढ़ेगा, उसके ऊपर जो पॉलिसी बनेगी उस पर कोई सब्सटेंशियल नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्कशन बहुत लंबा खींच रहा है। बाय एनी इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग ई कॉमर्स, ठीक है। फ्री ग्लोबल फ्लो ऑफ डाटा, अर्लियर इट वाज प्रेजेंटेड एज अ फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले इसको जब 2012 में इसकी बात चली थी आरकैप की और उसके अंदर ई कॉम को लेके आया था, तब ये बोला गया था कि फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बट राइट नाउ इसे फ्री ग्लोबल फ्लो ऑफ डाटा है। अब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि डेटा टुडे इज इंक्रीजिंगली बेसिक टू बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर, रिटेल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, और बहुत ही मतलब जो सब्सटेंशियल चीजें उसके ऊपर डेटा है। और कंट्रीज कैन नॉट परमिट द ग्लोबल फ्लो डाटा एज इंटरनल इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली ब्रीच। इसीलिए पहले जो इशू जो चल रहा है वो ये है कि ठीक है पहले फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, तो उसमें क्या इतना वो डेटा जो वो सब्सटेंशियल जो पार्ट्स हैं, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रहा। बट धीरे धीरे उनको जब लगा कि जब ये सब हम ई कॉम पे जाएंगे तो हमारे पास जो डेटा का ब्रीचिंग हो सकता है, डेटा ब्रीचिंग का मतलब होता है डेटा का चोरी होना, डेटा का चोरी होना। वहां होता क्या है कि जो सेक्टर्स हम लेके जा रहे हैं यानी बैंकिंग, रिटेलिंग, डिफेंस, पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ये क्रूशियल सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर्स इंटरनल सेक्टर्स हैं, यहाँ से इनका डेटा ई कॉम में आप जब जाते हो तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड करते ही हो, क्योंकि जो पुलिस, सॉरी फॉर दैट, डिफेंस फोर्सेज जो हैं उनमें भी अभी 100% एफडीआई आ चुका है। तो इस केसेस में वहां पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जो ई कॉम होगा वो बढ़ेगा। तो इस केसेस में उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जब आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये पॉसिबल है कि साइबर अटैक्स, हैकिंग की वजह से जो बहुत ही सब्सटेंशियल जो डेटाज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेटाज हैं, वो जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो इजीली ब्रीच हो सकती है। तो ये एक इशू इन सबके चीज़ों के ऊपर चल रहा है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी बाय द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज, जिसके पास ये है वो राजा है, ठीक है। और डिजिटल इंटेलिजेंस टेंड टू कंसंट्रेट स्ट्रांगली अराउंड अ फ्यू पोल्स और सेंटर्स। इसका मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि डिजिटल जो इंटेलिजेंस है, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनती है डेटा के बेस बनती है। अगर किसी का डेटा आपके पास में और उस पर आपने एआई डेवलप कर लिया है तो पॉसिबल है, जैसे इसका साइफाई मूवीज में दिखाया जाता है कि रोबोज ने पूरा का पूरा कवर कर लिया, या एक बंदा बैठ के पूरे रोबो ग्रुप को चला रहा है, उसकी वजह से रोबोट एग्जांपल ले लो आप यार। रोबोट में भी ये हुआ था, उसके पास डेटा था, उसके बाद में एआई था, और फिर वो एक रोबोट ही उसने कई रोबोट्स को बनाया और अटैक कर दिया। पॉसिबल हो सकता है बट ये थोड़ा फार चला गया। बट हाँ यहाँ पे ये है कि अगर डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो यू आर द, आज यूएस है उसके पास में इन्फॉर्मेशन, आज चाइना है उसके पास में इन्फॉर्मेशन, आज रशिया है इनके पास इन्फॉर्मेशन है। अगर अपन थोड़ा लो लेवल पे चलते हैं, अगर ठीक है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चला गया, अगर थोड़ा मिड लेवल पे आते हैं तो आज ऊपर की बात करें तो उसके पास वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस है अर्बन ट्रांसपोर्ट का, कि अर्बन में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, उसका वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस ऊबर के पास है। मोनसेंटो की बात करते हैं तो उसके पास ग्लोबल एग्रीकल्चर नेटवर्किंग एंड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, वो बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पे एग्रीकल्चर का होता है, और उसके अंदर उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया इज स्टिल स्टक इन द आईटी रियलिटीज ऑफ यस्टरडे। हाँ हम बहुत पीछे चल रहे हैं, लिटरली हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो बाकी कंट्री, यहाँ तक कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी हमसे कुछ कदम आगे है साइबर सिक्योरिटी। तो हम साइबर सिक्योरिटी में बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी हमें उस चीज़ को मेंटेन करना है, हमें साइबर सिक्योरिटी की तरफ चलना चाहिए। इंडिया रिटेन्स some key advantage in core ITs, हम हमारे पास है, हम हमारे पास एडवांटेजेस हैं, बट वो एडवांटेज है जो ठीक है, जो हार्ड वर्क मटेरियल जो है उसके अंदर है, बट जो जो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड है कि तिजोरी तो आप बना लोगे, पर तिजोरी के लिए जो चाबी चाहिए वो चाबी नहीं है आपके पास, मतलब आपको वो चाबी बनानी पड़ेगी। इट इज स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डिजिटल सोसाइटी, इसको बताने की कुछ जरूरत है नहीं। इंडिया हैज जस्ट बिगन सम गुड पॉलिसी वर्क, हाँ अब हमने स्टार्ट किया है कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम डेटा इकोनॉमी और सोसाइटी पे काम कर रहे हैं। हमारी जो डिजिटल इंडिया की जो पॉलिसी आई है और डेवलपमेंट डिजिटल पब्लिक गुड्स जो हम कर रहे हैं वो इसी के लिए हैं कि जैसे जैसे ठीक है हम स्टार्ट करेंगे और ये सबको एक लेवल पे लेके जाएंगे। एरिया वे इंडिया नीड्स टू बी फोकस इन द रेस, हाउ मच डिजिटल इंटेलिजेंस फ्लोइंग इनटू इंडिया, हाउ मच आउटवर्ड्स, इज दिस ट्रेंड गोइंग टू चेंज एनी टाइम सून, आर देयर स्ट्रेटजीज इन प्लेस टू चेंज दिस ट्रेंड। ये वो की फोकस एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया को अभी काम करना है कि उसके बाद डिजिटल डिजिटल इंटेलिजेंस के जो फ्लोइंग है, ठीक है, वो इनवर्ड ज़्यादा है या आउटवर्ड ज़्यादा है।
ठीक है, फ्लो इन हो रही है या आउट हो रही है, मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो बेस्ट है। अगर जा रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा तो हमारे लिए बेस्ट है, बट अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारे लिए खतरा है। सेम टू सेम यहाँ है, अगर डिजिटल फ्लो का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। पर हमारी तरफ से डिजिटल फ्लो बाहर जा रही है, लोग हमें यूज़ कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन, तो वो हमें थोड़ा सा अपोजिट केस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, बट राइट, यू गॉट द कॉन्सेप्ट, आई थिंक सो। तो बस यही बातें मैं आपको बता रहा था। एंड इसके बाद जो एडिटोरियल है वो कन्नड़ फ्लैग, ठीक है, सॉरी का एडिटोरियल ये गलत प्रिंट हो गया, ओपिनियन जो है वो कन्नड़ फ्लैग एक्सेट्रा का है, ठीक है। अब ये बात कि अलग स्टेट की डिमांड क्यों करें, ठीक है। तो इसका जो मेन अभी जो चलता है, डिबेट चलता है, उसमें सब यही बोलते हैं कल्चरल फ्रीडम चाहिए हमें, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम राजस्थान से हैं तो हम ये करेंगे, हम कन्नड़ से हैं तो हम ये करेंगे, हम पंजाब से हैं तो हम ये करेंगे। तो इस सब चीज़ों को एक शो करने के लिए वो कहते हैं कि हमें डिफरेंट स्टेट फ्लैग चाहिए अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए। टाइमलाइन अगर हम देखें तो आप देखेंगे 1938 के अंदर कन्नड़ फ्लैग आया था, ठीक है, बात स्टार्ट हुई कन्नड़ फ्लैग की। उसके बाद में 1996 कर्नाटका यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, जो इसको इशू को दोबारा लेके और 2017 में देयर इज अगेन डिमांड फॉर सेपरेट फ्लैग। तो 1938, 1966 और 2017 लिंग्विस्टिक कोएग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे भी ये बोला गया कि कर्नाटका के जब कोई कर्नाटका से कोई बाहर जाता है, तो अगर मान लो पंजाब जाए तो कहते हैं वहाँ के लोग हमारी भाषा नहीं समझ पाते, दे डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। और सेम टू सेम बाहर वालों के साथ भी होता है, अगर कोई आउटसाइडर या कोई राजस्थानी मारवाड़ी अगर कोई कर्नाटका में गया है तो वो समझा नहीं पाएगा, ठीक है, समझा नहीं पाएगा। इन दैट केस या तो इंग्लिश लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन, अगर नहीं आती है तो उसके बाद अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि उसे सीखनी पड़ेगी कर्नाटका। तो ये लिंग्विस्टिक कोएग्जिस्टेंस ठीक है, ही चलता है। सिग्निफिकेंस है, अगर ये जो फ्लैग है, अगर जिसकी कर्नाटका डिमांड करेंगे, अगर वो फ्लैग हकीकत में आ जाता है तो ये आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर सेकंड स्टेट होगी जिसके बाद में खुद का फ्लैग होगा। जम्मू कश्मीर के पास भी इसलिए कि वो आर्टिकल 370 के अंदर आता है, जिसका उसने बेहद फ़ायदा उठाया भाई, बेहद फ़ायदा उठाया। आई एम अगेंस्ट दैट आर्टिकल, ठीक है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, योर मैटर। तो ठीक है, छोड़ते हैं इसको आगे। इम्प्लीकेशंस, तो फ्लैग कोड जो इंडिया का है वो डज नॉट अलाउ कि किसी दूसरे स्टेट का या किसी भी स्टेट के पास में खुद का कोई फ्लैग हो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 370, मोदी साहब इसको हटाइए। आर नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन। अब हर कंट्री का, हर स्टेट का अलग अलग फ्लैग होगा, पंजाब का एक अलग फ्लैग है, राजस्थान का एक अलग फ्लैग, तो एक रीजनल रिजिडिटी सी आ जाती है यार, ये पंजाब मेरा है, ये राजस्थान मेरा है, जबकि जो नेशनल फीलिंग है वो चली जाएगी। तो दैट वाई वी डोंट अलाउ कि किसी और स्टेट के पास में खुद का कोई पर्सनल फ्लैग हो। हाँ, स्टेट सिर्फ एक है, इंडिया सिर्फ एक है और उसका फ्लैग भी सिर्फ एक ही होगा। If states have their separate flag, it could diminish the importance of the national flag. Besides, there are possibilities of it leading to narrow-minded regional feelings. तो इसको मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। ओपिनियन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्टेट सुप्रीमेसी इन देयर ओन स्फीयर एंड इवन अ 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज upheld this. This flag code has no restriction on this matter. Expert says the constitution does not prohibit a state from having its own flag. However, the national flag code says other flags should not dishonor the tricolor. Any other state flag must always be hosted below the national flag. ये बातें चल रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये इम्प्लिसिटली माना गया। अगर फ्लैग कोड में बोला गया है तो फ्लैग कोड ये बोल रहा है कि आप अगर आपके फ्लैग की बजाय आपके फ्लैग के लिए आप ट्राई कलर या तिरंगे का अपमान करते हो, यू डिसऑनर इट, तो वो तो भाई अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जब भी नेशनल फ्लैग और स्टेट फ्लैग एक साथ होस्ट होंगे तो नेशनल फ्लैग हमेशा ऊपर होगा, स्टेट फ्लैग हमेशा नीचे होगा। ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की बेंच का था अबाउट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ये आप जब पीपीटी आप अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे, तो उसमें आपको ये इजीली मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लें। आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझाया जा सके। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फ्लैग कोड इंडिया 2002 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये थोड़ा सा एक पार्ट है जो शायद प्री में पूछ सकते हैं इसको। पार्ट 1 ऑफ द कोड कंटेन्स जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग होता क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, वो है। पार्ट 2 ऑफ द कोड इज डिवोटेड टू द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माने इन तीनों में से पब्लिक में अगर आपको झंडा फहराना तो आपके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर झंडा फहराना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर कोई झंडा फहराना, तिरंगा फहराना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, ये सब पार्ट 2 में मेंशन किया गया।
पार्ट 3 ऑफ द कोड रिलेट्स टू डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, यानी स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल के झंडे को फहराया जाएगा, तिरंगे को फहराया जाएगा, तो उसमें वहाँ पे क्या क्या होगा और क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगी, कौन कौन सी एजेंसी का इसके अंदर आउटलुक होगा, तो ये सब चीज़ें फ्लैग कोड में बताई गई हैं। द हिंदू का अगला जो एडिटोरियल है वो इंडिया फेस ऑफ विद चाइना इज अ साइन ऑफ फ्यूचर। यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जो डोकलम प्लेट्यू का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर एक एनालिसिस इन्होंने करके दिया है। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं ये। इसमें पहला है कि प्री इंडिपेंडेंस पे चाइना और इंडिया के रिलेशंस कैसे थे। तो जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट वॉज द मेजर ट्रेड रूट विच हेल्प इंडिया एंड चाइनीज इकोनॉमी टू फ्लरिश। सिल्क रूट से हमारा जो पूरा प्री इंडिपेंडेंस जो ट्रेड हुआ है वो सिल्क रूट के थ्रू ही हुआ है, सिल्क रोड के थ्रू ही हुआ है, एंड दैट प्लेड अ मेजर पार्ट। और इसी की वजह से जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से ईस्ट एशिया में फैला है। प्री इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, इंडिया एंड चाइना बोथ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन हॉल्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंपीरियल जापान। जापान जो बहुत ज्यादा अपने आप को ताकत समझने लग गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसी का लेना देना था पूरा पूरा, उसके बढ़ते हुए कदम को दैट लिमिट्स जो जिन्होंने किया था वो इंडिया और चाइना थे, दोनों ने ही एक अच्छा रोल प्ले किया था उसकी आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो अभी जो मॉडर्न रिलेशनशिप इंडिया और चाइना के बीच में हो 1950 से स्टार्ट हुआ है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सिनो इंडिया वार में 1962 में हुआ था जिसमें इंडिया हार गई थी। चोला इंसिडेंट 1961 में, और 1987 सिनो इंडियन स्केमिश। ये जो इश्यूज हैं ये एक बार आप देख लेना हिस्ट्री में या कहीं भी आप ऑनलाइन, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में है कि 1980s में बोथ कंट्री जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इकोनॉमिक टाइज डेवलप कर लिए थे कि ठीक है वो समझ गए थे अब लड़ाई लड़ने से कोई मतलब नहीं है, दोनों आपसी कंट्रीज हैं, ठीक है, आसपास हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ जाके वहाँ क्यों मतलब ऐसा करना, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज बढ़ा लिए थे। 2008 में चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, और दो कंट्रीज ने अपने स्ट्रेटेजी और मिलिट्री रिलेशंस के को भी बढ़ाए थे, ठीक है, कि हमने भी उनसे कुछ खरीदा, उन्होंने भी हमसे कुछ खरीदा, ऐसा कुछ, ठीक है, मिलिट्री रिलेशनशिप या स्ट्रेटेजी रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप किए थे। इंडिया फेसेस ट्रेड इम्बैलेंस हैवीली इन फेवर चाइना। चाइना अपना माल थोपता है और बहुत ही कम सस्ता रेट में लेके आता है, और इसकी वजह से चीना में इंडिया के अंदर ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, उनका इम्पोर्ट ज़्यादा है, अपना एक्सपोर्ट उनकी तरफ कम है, तो ठीक है, ये चीज़ें, ये इशूज़ हैं। At present, a week-long confrontation on the shared border between China, India and tiny Bhutan. यानी भूटान, चाइना और इंडिया, इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगुलर वो बना हुआ है, ठीक है, वो जो एरिया है उस पे अभी एक कन्फ्रंटेशन है, उस पर एक इशू चल रहा है। वो मैं आपको एक मिनट ये जो जगह दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये है, ये सिक्किम, चाइना भूटान के ट्राई जंक्शन ये है, यहाँ पे वो रोड बना रहा है, तो उसके ऊपर इशू चल रहा है, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, ठीक है, द सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, अभी टेंस एरिया है। और बीजिंग में तो ये तक बोल दिया गया है कि जो आपने 1962 में जो हार देखी थी वो दोबारा देखना चाहते हो क्या, तो आप अगर देखना चाहते हो तो आज वो लड़ लें भिड़ लें, तो ये सब बातें बोल चुके हैं। तो एट प्रेजेंट अभी थोड़ा टेंस माहौल है उस एरिया में। अब जो ये पूरा डिस्प्यूट हुआ है, इस डिस्प्यूट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों हो रहा है ये। तो जून 2017 नहीं, पिछले ही महीने क्या हुआ है कि इंडिया ने चाइना को अक्यूज किया है, उसको बोला है कि आप जो टेरिटरी है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पे आप रोड नहीं बना सकते हैं। जो डोकलम प्लेटू है वहाँ पे आप रोड टूवर्ड्स डोकलम प्लेटू जो रोड बन रही है वो आप नहीं बना सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्शन है ये भूटानीज आर्मी, रॉयल भूटानीज आर्मी ने भी रेज किया था, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। छोटा सा देश हो कि कौन सुनेगा यार, चाइना कहाँ इतना बड़ा, कहाँ भूटान इतना सा। बट फिर भी हमने बड़े भाई होने के नाते इंडिया ने इंटरवीन किया है, और भूटान के सपोर्ट में हमने बोला कि जब भूटान ये डिस्प्यूट टेरिटरी के लिए आपको एक्यूज कर रहा है, हम आपको बोल रहे हैं कि आप मत करो, तो जब हम दोनों की तरफ से ऑब्जेक्शन फिर भी आप कंटिन्यू कर दो, तो दैट शुड नॉट बी डन। इंस्टेड यू हैव टू हॉल्ट योर कंस्ट्रक्शन वर्क। चाइना क्लेम करता है डोकलम प्लेटू, डोकलम प्लेटू पूरा पूरा चाइना के पास है। ये 89 स्क्वायर किलोमीटर का है जो चुंबी वैली में है, और कॉर्नर पे है इंडिया भूटान चाइना के ट्राई जंक्शन पे, और सिक्किम सेक्टर इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर ये रोड बन जाता है तो जो चिकन नेक है उस पर थोड़ा चिकन नेक पे खतरा है, जो 20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उस पर थोड़ा सा खतरा है। चाइना स्टेटेड दैट कि नीदर इंडिया नॉर भूटान हैड एनी क्लेम ओवर द रीजन, ठीक है। इन द आफ्टरमाथ, इन सब बातों के बाद में चाइना रिफ्यूज टू अलाउ द एंट्री ऑफ कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स इनटू द टेरिटरी थ्रू द नथुला पास ऑन सिक्किम बॉर्डर। सिक्किम बॉर्डर के बाद जो नथुला पास है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चाइना में, आपको पता है वहाँ पे वो है, और ये चाइना के थ्रू ही जाना पड़ता है अपन को वहाँ पे। तो इससे पहले ठीक है हम जो कंटिन्यू करते हैं, बट ये अब इशू इतना सब बढ़ गया तो उसने मना कर दिया कि भैया ठीक है जो करना था कर लिया, बट अब क्या है कि हमारे यहाँ से पास नहीं करोगे। तो ये इशू चल रहा है, तो इससे माहौल थोड़ा टेंस्ड है। तो ये पूरा का पूरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिक्किम,
ये भूटान और ये चाइना, ये चुम्बी वैली है, ये सिक्किम का ट्रांजैक्शन है, और ये सिलगुड़ी कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है। अब डोकलाम बेटू वो कहाँ है इस जगह पे, यहाँ से ये रोड अगर बन जाता है तो ये क्या सिक्किम के पास पहुंच जाता है एंड दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, मतलब ठीक है, ये जो स्ट्रेच है ये वाला, ये हो सकता है कि यहाँ से घुस के पूरे स्ट्रेच को खत्म कर दें। पॉसिबल है कि चिकन नेक का जो स्ट्रेच है वो 20 किलोमीटर जो स्ट्रेच है वो खत्म हो सकता है। तो ये इशू चल रहा है। अभी इंडिया का कंसर्न है कि अगर रोड कंप्लीट होती है, इट विल गिव चाइना ग्रेटर एक्सेस टू इंडिया स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल चिकन नेक वाइड कॉरिडोर दैट लिंक्स द 7 नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडियन मेनलैंड। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर रोड बन जाती है, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से पास होके, ठीक है, यहाँ से पास होके वो इस पूरी पूरी खटखटे, तो ये जो ब्रिज बना हुआ है पूरी की पूरी 7 अपनी जो सिस्टर्स है, ये सेटअप है पूरा का पूरा, ये खत्म हो सके, यहाँ से छीन सकता है, छीने चांसेस हैं। तो ये एक टेंशन का काम है कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इंडिया अंडरस्टैंड दैट टू गवर्नमेंट्स इंडिया, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में 2012 में ट्रांजेक्शन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रांजेक्शन बाउंड्री है इंडिया चाइना और जो भी थर्ड कंट्री जो भी सब पास में लेती है, विंड फाइनेंस इन कंसल्टे, वहां पे कुछ भी होता है तो वो कंसल्टेशन होगा तीनों कंट्रीज का। Any attempt, therefore, to unilaterally determine transaction points is in violation of this understanding। 2012 में जो अंडरलाइन हुआ था एग्रीमेंट, उसके अंडर अगर ये सब होता है तो ये वॉयलेशन है। चाइना का स्टैंड है कि जो इंडिया की जो कमिटमेंट है, टेस्टिंग इंडिया कमिटमेंट टू भूटान, ठीक है, मतलब बीजिंग भूटान, ठीक है, ये सब चलता है, ये कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, तिब्बत सीन चल रहा है। तो अगर इंडिया उसको सपोर्ट करे तो बीजिंग उससे नाराज है। अब ट्रिकी सिचुएशन ये है कि जो एग्रीमेंट किया है, जो एग्रीमेंट अभी जो आप जिस एग्रीमेंट की आप 2012 वाले अंडरलाइन की जो आप बात कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग की जो बात कर रहे हो, उसके एक इन्होंने लूप होल निकाला। लूप होल में उन्होंने चाइनीज थिंक टैंक लॉन्ग जिंगचुन, इसने बोला है कि आर्मी कुड एंटर द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ कश्मीर पाकिस्तान यूजिंग द सेम लॉजिक। जो लॉजिक आप हमारी लगा रहे हो वही लॉजिक लगा के हम पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर कश्मीर में घुस सकते हैं। Indian army has used to stop the Chinese troops from building the road in Doklam Downline. Even if India was requested to defend Bhutan's territory, this could only be limited to its established territory, not the disputed territory. तो ये सब इश्यूज चल रहे हैं और दैट्स द थिंग कि इंडिया और चाइना का फेस ऑफ है। तो जस्ट ये निकल के आता है कि अभी वहाँ टेंस का है। तो दैट्स इट। और यहाँ हमारे एडिटोरियल्स खत्म होते हैं। आपके कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो आप हमारी वेबसाइट हैं, आप वहाँ पे आप हमेशा पूछ सकते हैं। वी आर ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। और सब्सक्राइब बटन के, अगर मोबाइल पे हैं तो सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होगा, प्लीज़ आप उसे प्रेस कीजिए ताकि अगर नेक्स्ट वो भी वीडियो आता है वो आपको नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो लाइक बटन के ऊपर ये बेल आइकन होगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप इतने लंबे तक मेरे साथ रहे। थैंक्स अ लॉट, सायोनारा।